हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। एजीटीए यानी एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसीजर के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तरीका क्या होगा, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर के अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप देख लेना है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी वीडियो पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बनाया है। उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं अभ्यर्थियों के कि फॉर्म से रिलेटेड हैं, सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं, तो उन्हीं कुछ प्रश्नों को एक एक करके इसमें डिस्कस किया जाएगा ताकि जितने और अभ्यर्थियों के भी उस टाइप की समस्याएं हैं वो उनका समाधान मिल सके। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है मुकुल सैनी जी का कि सर पेमेंट स्लिप यानी पेमेंट डिटेल्स नहीं है तो क्या करें। देखिए, फॉर्म में आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें आपको पेमेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल थी, ट्रांजैक्शन आईडी, किस डेट में आपने पेमेंट किया और उसमें आप कौन सा बैंक था, ये सारी डिटेल थी। अगर फॉर्म आपके पास नहीं है तो आप ईमेल चेक करिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप ईमेल आईडी आपने जो रजिस्टर किया था आप उसको चेक करिए। जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाती। अगर नहीं मिलती है डिटेल तो कोई दिक्कत नहीं है, आयोग में आपको ये बोल दिया जाएगा आप इस कॉलम को छोड़ दो, ये एंट्री आपको नहीं करनी है। तो इसमें किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पेमेंट की डिटेल नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आयोग में साफ साफ ये बोल दिया जाता है आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत से अभ्यर्थी थोड़ा परेशान हो जा रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दिक्कतें एग्ज़ाम तक ही होती हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है आयोग में बड़ा ही स्मूथ है, एक एक चीज़ आपको वहाँ बताया जाता है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दूसरा प्रश्न देखिए, ADG का है। इसमें बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र दूसरे स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए भी ज़रूरी है क्या। देखिए, अदर स्टेट के जो भी बंदे आएंगे यूपी में वो जनरल कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। वो किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन यूपी में जब आएंगे तो जनरल कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। और यूपी के अभ्यर्थियों को निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना रहता है। अगर किसी को आरक्षण लेना है तो आप दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, आपको निवास प्रमाण पत्र बनवा करके लाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। तो आपको डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके ले आना है। तीसरा प्रश्न है हर्षित पांडे जी का। कह रहे हैं जो 4 प्रपत्र मिले हैं उन्हें हिंदी में भरना है या इंग्लिश में भरना है। देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हिंदी में फिल करते हो डिटेल्स या इंग्लिश में फिल करते हो। अगर कहीं आपको बोला जा रहा है कि जैसे आप अपना नाम इंग्लिश लेटर में लिखो तो आपको इंग्लिश में लिखना है। कहीं बोला जा रहा है आपको आप हिंदी में लिखो तो आपको हिंदी में लिखना है, देवनागरी लिपि में। अगर नहीं बोला जा रहा है कुछ तो आप किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हो। फिलहाल आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर देखिए, उसमें हिंदी का ही प्रयोग किया गया है, तो आप हिंदी में भर सकते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी आप स्वतंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है सत्येंद्र सिंह पाल जी का कि सर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी क्या आयोग वाले ऑनलाइन चेक करते हैं या फिर यही डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर कुछ नहीं चेक होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे, विभाग को भेज दिया जाएगा। वहाँ से अलग अलग कॉलेज में आपने जहाँ से 10th 12th और आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ पर अलग भेजा जाता है, फिर वहाँ पर जा कर के ये वेरीफाई होता है। तो इसलिए कि डॉक्यूमेंट्स आपका जो है ऑनलाइन वहीं पर चेक हो जाएगा, तो वहाँ नहीं चेक होता है, अलग अलग बाद में ये चेक होता है। अगला प्रश्न है KY जी का। इसमें पूछते हैं निवास प्रमाण पत्र अलग एड्रेस का है, फॉर्म में अलग है, इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। देखिए, जो आपका फॉर्म का एड्रेस है परमानेंट आपका जो एड्रेस है उसी एड्रेस का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए निवास का, यानी डोमिसाइल। और फॉर्म में आपने जो एड्रेस भरा होगा उसमें परमानेंट एड्रेस ही बोला जाता है, तो इसलिए एड्रेस तो सेम होना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए किसी अदर एड्रेस का आपने बनवा रखा है, तो आप एक बार आयोग कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो मैं एक बार कंफर्म करके आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है विवेक कुमार का
कहते हैं सर मैंने हाई स्कूल 2012 में पास किया, उस समय से अब केवल मार्कशीट मिलती है, तो क्या मार्कशीट से काम चल जाएगी या सर्टिफिकेट भी लगेगा? देखिए, आप 2012 के हो या उसके पहले के हो, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों लगता है। ये बात दूसरी है कि पहले मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग होता था, बाद में एक ही में आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपके पास जो आपको मार्कशीट दिख रही है उसी में सर्टिफिकेट भी है, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों उसी में है, इसलिए एक ही लगेगा। फिर अगला प्रश्न है ऋषभ गुप्ता जी का। कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या? उसमें लिखा हुआ है, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अब बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है। अगर जन्म तिथि आपकी लिखी हुई है तो वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, यानी कि अलग से आपको बनवा करके देने की आवश्यकता नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट वही मान लिया जाता है। फिर भी आपकी अगर इच्छा है तो आप पंचायत में जाइए, वहाँ पर एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। गौरव सिंह का प्रश्न है सर डीवी के टाइम एनओसी देना होगा या बाद में? देखिए, डीवी के टाइम ही आपको एनओसी देना पड़ेगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है ये आपको डीवी के टाइम पर ही देना पड़ेगा। शशांक सिंह का प्रश्न है सर मैंने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन के मार्क्स 740/1000 यानी 1000 में 740 डाले थे, क्योंकि मेरा OGPA 7.4 था, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और मैं अपने ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स कैसे पता करूं? उसमें OGPA और GPA दिया हुआ था। आप इस कॉलम को छोड़ दो, अभी जब आप आयोग जाओगे वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा और जो भी आपकी दिक्कतें इस टाइप की होंगी वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। मैं एक बार आपको बता दूं कि फॉर्म आपको भरना है घर पर, वो सारी चीज़ें भर लीजिए जिसमें आपको एकदम 100% श्योर है। अगर किसी भी कॉलम में, किसी भी एंट्री में आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसको छोड़ दो, आयोग में आपको अच्छे से एक एक बात को बताया जाएगा। अगला प्रश्न है अजय कुमार जी का, सर मेरे पास मार्कशीट 2nd और 3rd सेम की नहीं है, क्या शपथ पत्र बनवा लूँ? देखिए मित्र, आपका जो ये मार्कशीट नहीं 2nd और 3rd में कारण क्या है नहीं है, वो कारण जो होगा उस हिसाब से फिर काम होगा। शपथ पत्र तो बनवा लेंगे आप, लेकिन रीज़न क्या है कि आपके पास है नहीं, तो ये आपका अपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बता नहीं पाऊँगा। अंकित कुमार जी का है कि सर मेरे हैंडीकेप्ड सर्टिफिकेट में नाम अंकित है और 10th में अंकित कुमार है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत होगी। आपका 10th का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है, मेनली देखिए 10th के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपका सारा कुछ कंसीडर किया जाता है, तो 10th में जो डिटेल्स हैं वही आपकी बाकी सब जगह होनी चाहिए, तो इसलिए आप करेक्ट करवा लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप एक एफिडेविट बनवा लो, क्योंकि एफिडेविट होता ही इसीलिए है कि आपकी जो भी गलतियां हैं उनको दूर किया जा सके। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, काम हो जाएगा। मनीषा कुमारी जी का प्रश्न है सर एनओसी ज़रूरी है क्या प्राइवेट जॉब वालों के लिए डीवी के टाइम? देखिए, एनओसी ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त प्राइवेट जॉब के बारे में मेंशन किया था तो आपको डीवी के टाइम में लगेगा। और एनओसी प्राइवेट कंपनी के अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो वहाँ पर आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर जारी किया जाता है। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी एनओसी ज़रूरी है, बिना एनओसी के काम नहीं चलेगा। अगला है अंकुर उदयनिया जी का, मैरिज सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या करूं? तो देखिए मित्र, मैरिज सर्टिफिकेट की कोई बात ही नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला नहीं गया है। अगर आप बनवाना चाहते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लो, लेकिन वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। उत्कर्ष मिश्रा जी का प्रश्न है सर जन्म तिथि प्रमाण पत्र के बारे में बताएं, मेरे पास नहीं है, क्या करें? जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास जो 10th का सर्टिफिकेट है उसी में तारीख लिखी हुई है, वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, हर जगह किसी भी डॉक्यूमेंट में जो आपकी DOB लिखी होती है वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन 10th में जो डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई है वो बर्थ सर्टिफिकेट में कंसीडर कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रशांत सिंह जी का, सर मेरा BSc 2018 में है, फॉर्म फिल करते वक्त इंटरनेट वाली मार्कशीट से डेटा फिल किया था, ओरिजिनल मार्कशीट और डिग्री में डेटा अलग है,
कोई समस्या होगी क्या? ओरिजिनल जो आपके पास अभी है आपको उसका डेटा फिल करना है। अगर आपका डेटा अलग है, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि आपका उस वक्त का डेटा और अभी का जो डेटा है गलत जो है या अपडेट है उसके ऊपर। तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। बाकी ओरिजिनल अभी के समय, इस समय जो आपके डिग्री मार्कशीट में डेटा है उसको फिल करना है। सुलोचना जी का प्रश्न है, सर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होनी है। एप्लीकेशन फॉर्म हो या ना हो, एडमिट कार्ड हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं का प्रश्न है। सुलोचना जी का दूसरा प्रश्न है, मेरा डोमिसाइल नवंबर 2018 का बना हुआ है, क्या नया बनवाना पड़ेगा या यही चलेगा? तो डोमिसाइल आपको 3 साल के अंदर का होना चाहिए। यूपी में जो मान्यता है कि जो माना जाता है वो 3 साल के अंदर का होना चाहिए। तो आपका नवंबर 2018 है, 3 साल के अंदर का है, तो इसलिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। राहुल पटेल जी का प्रश्न है, फॉर्म भरते टाइम कुछ फॉल्ट को भी कंसीडर करिएगा। देखिए, फॉर्म भरते वक्त अगर कोई भी आपने गलती कर रखी है, कास्ट सर्टिफिकेट में छोड़ करके बाकी आपने गलती कर रखी है, कोई नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है या इस टाइप की जो भी दिक्कतें हैं, आप एक एफिडेविट बनवा लो। किसी भी गलती के लिए अगर कोई भी त्रुटि है फॉर्म भरते वक्त या फिर आपने 10th 12th आपने ग्रेजुएशन किया, तो इन तीनों में अगर गलतियां हैं, कोई त्रुटि है, तो आप उस पर एक एफिडेविट बनवा लेना। क्योंकि गलती जो है वो स्वीकार नहीं की जाती, उसके लिए एफिडेविट होता है। आप एफिडेविट बनवा लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर आयोग बोलता है कि आप इसको करेक्ट करा करके सबमिट करो, तब डीवी के बाद आप अपना सबमिट करते रहना। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका देखिए डोमिसाइल नहीं बना है, तो उन्हें भी अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, टाइम है, आप बनवा लीजिए। अलग अलग दिन पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आयोग में आपको बताया भी जाएगा कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है डोमिसाइल का, तो आपको एक टाइम पीरियड भी दे दिया जाता है कि आप उतने समय के अंदर बनवा करके आप सबमिट कर दें। तो ये कुछ प्रश्न थे एजीटीए के ऊपर जो अभ्यर्थियों के थे, जो अभ्यर्थियों ने जो कमेंट करके पूछा था। तो आशा करता हूं कि प्रश्न का जो उत्तर मिला है वो संतोषजनक होगा। अगर किसी अभ्यर्थी को फिर भी कोई डाउट है तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकता है। आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसे शेयर करना, और भी जितने चयनित अभ्यर्थी हैं। इस चैनल पर यूपी SSSC से संबंधित सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों तक भी इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास करना, इतनी उम्मीद आपसे करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।